नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं थ्रेट्स टू कंप्यूटर सिक्योरिटी। देखिए, हम एक एक करके एक एक टॉपिक को हम उठा रहे हैं और उनको सीरियली हम लेकर के चल रहे हैं। तो अभी जो ज़माना है वो कंप्यूटर का ज़माना है और इंटरनेट पे हम लोग बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं और आगे फ्यूचर में भी हमें इन टर्म्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। चाहे वो कंपटीशन एग्ज़ाम की बात करें, चाहे वो हम अपनी पढ़ाई की बात करें या नॉलेज की बात करें, तो हमें ये कंप्यूटर थ्रेट्स जो है सिक्योरिटी को के लिए जो खतरे हैं, कंप्यूटर सुरक्षा के लिए जो खतरे हैं, उनके बारे में जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से कंप्यूटर सिक्योरिटी के थ्रेट्स होते हैं जो कंप्यूटर सुरक्षा के लिए खतरे होते हैं। ठीक है ना। आप लोग देखते हैं कि आजकल क्या होता है, बहुत ज़्यादा फ्रॉड होता है। किसी को कोई भी OTP के ज़रिए आपके पैसे ट्रांसफ़र कर लेता है, कोई कैसे करके हैक कर लेता है। तो कई सारे तरीके होते हैं। आपके फ़ोन को हैक कर लिया जाता है, आपके पैसों को क्या कर दिया जाता है, इलीगली ट्रांसफ़र कर लिया जाता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, उनके लिए हमें क्या है, छोटी मोटी ये जो टर्म्स हैं उनके बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द थ्रेट्स टू कंप्यूटर सिक्योरिटी। तो देखिए, फर्स्ट जो टर्म है इसमें वो है मालवेयर के बारे में। मैं पहले की क्लासेस में आपको बता चुका हूँ कि मालवेयर क्या होता है। एक बार दोबारा से हम डिस्कस कर लेते हैं कि नुकसान पहुँचाने वाले सॉफ्टवेयर या द्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, मालवेयर कहलाते हैं। ठीक है ना। तो आप ये मान लें, कंफ्यूज ना हो, कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी न किसी रूप में कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं, चाहे वो डेटा को डिलीट करना हो, चाहे वो डेटा को मॉडिफाई करना हो, चाहे वो कंप्यूटर को स्लो करना हो, तो कुछ भी तरीके से अगर कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा रहे हैं वो सॉफ्टवेयर क्या कहलाएंगे, वो मालवेयर सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ठीक है। अब मालवेयर सॉफ्टवेयर की श्रेणी में, कैटेगरी में कौन कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं अपने, वायरस भी मालवेयर सॉफ्टवेयर है, वर्म भी मालवेयर सॉफ्टवेयर है, ट्रोजन भी अपना क्या है, मालवेयर सॉफ्टवेयर है। तो वायरस क्या होता है, वे मालवेयर प्रोग्राम जो कंप्यूटर में स्टोर डेटा को डिलीट या मॉडिफाई करके कंप्यूटर की उचित कार्यविधि को नुकसान पहुंचाते हैं, वायरस कहलाते हैं। या तो डेटा को डिलीट करेंगे या उसमें कुछ चेंज कर देंगे। ठीक है ना। तो डिलीट कर देते हैं या उसमें चेंज कर देते हैं, ये सब काम कौन करता है, वायरस करता है। तो वायरस क्या करता है, एक ऐसा मालवेयर प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर में जो डेटा आपने स्टोर कर रखा है उसको या तो डिलीट कर देगा या उसमें कुछ चेंज कर देगा। ठीक है ना। किसी न किसी तरीके से नुकसान पहुंचाएगा। वायरस की खासियत ये होती है कि वायरस जब तक इंसान इस पर क्लिक नहीं करेगा तब तक ये फैलता नहीं है। विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन ये वर्क नहीं करता है। आपकी पेन ड्राइव में वायरस आ गया, डबल क्लिक करोगे तब वो फैलना स्टार्ट करेगा। किसी फाइल में वायरस है, डबल क्लिक करोगे तब जाके आगे फैलेगा। लेकिन ये जो होता है, वर्म जो होता है, ये वाला जो होता है, ये वे मालवेयर होते हैं जो स्वयं की प्रतिकृति बनाते हैं और एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फैलते हुए कंप्यूटर सिस्टम को संक्रमित करते हैं। अपने आप से फैलता है। वर्म का मतलब राइट वंस रीड मैनी। ठीक है, राइट वंस रीड मैनी। तो ऑटोमेटिकली अपने आप फोटोकॉपी बना के एक से दूसरे सिस्टम में फैलते जाते हैं। तीसरा वाला जो है ट्रोजन हॉर्स, ये ऐसे होते हैं कि जो अपनी पहचान छुपाकर कंप्यूटर में प्रवेश करके कंप्यूटर को संक्रमित करते हैं। जैसे स्पीड बूस्टर, मेमोरी क्लीनर। हम क्या करते हैं, पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो पेट्रोल पंप पे हमें वो कहता है कि भाई ये पाउच डलवा लो, आपकी क्या है, एवरेज बढ़ जाएगी। और पता चला कि आपका क्या है, इंजन भी सीज हो गया। कई सारे नौकर आते हैं, वो कहते हैं कि हम कम पगार में हम क्या है, वर्क करेंगे आपके घर पे। पता लगा आपके गहने वहने सबको लेके गायब हो जाते हैं। लुटेरी दुल्हन होती हैं, एक शादी की, अगले दिन पता लगा कि सारे जेवरात लेके गायब हो गई। तो ट्रोजन हॉर्स का मतलब होता है वो सॉफ्टवेयर जो अपनी पहचान छुपा के आता है। पहचान छुपा के मतलब आप इंटरनेट पे वर्क कर रहे हो, आपके पास एक पॉपअप आया और उसमें कहा कि आपका कंप्यूटर जो है बहुत ज़्यादा स्लो है और इसको अगर आप बूस्ट करना चाहते हैं, स्पीड को बढ़ाना चाहते हो, तो ये हमारा सॉफ्टवेयर डाउनलोड कीजिए, आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपके स्पीड बूस्टर के नाम पे उसके साथ साथ आपके में क्या आ जाता है, ट्रोजन हॉर्स नाम का एक मालवेयर सॉफ्टवेयर आ जाता है और वो आपकी सारी कंप्यूटर की जितनी भी जानकारियाँ होती हैं उनको चुरा करके और थर्ड पार्टी को भेजता रहता है। ठीक है। ऐसी मेमोरी क्लीनर कि आपकी मेमोरी फुल हो चुकी है, आप अपनी मेमोरी को क्लीन करना चाहते हैं तो हमारा ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कीजिए। तो जैसे ही आप डाउनलोड करते हो तुरंत क्या होता है, वहाँ पे आपका ट्रोजन हॉर्स नाम का जो मालवेयर होता है वो आपके कंप्यूटर में आ जाता है। ठीक है। ये नेक्स्ट इसके बाद में हम बात करते हैं स्पाईवेयर। देखिए, जैसा इसका नाम है, स्पाई का मतलब क्या होता है, स्पाई का मतलब होता है जासूस। ठीक है। एक मूवी आई थी द हीरो, उसमें आया था द हीरो
स्पाई। तो इसका मतलब स्पाई का मतलब होता है जासूस, जासूसी करना। तो ये वो सॉफ्टवेयर होता है जो जासूसी करता है। तो यह प्रोग्राम किसी भी कंप्यूटर सिस्टम पर इंस्टॉल्ड होकर सिस्टम पर होने वाले कार्यों की निगरानी रखकर जानकारियों को एकत्रित कर अन्य किसी व्यक्ति तक पहुंचाता है। ठीक है, स्पाईवेयर तो मतलब आपकी ईमेल के साथ में आ गए और किसी के साथ में ईमेल आई कोई आपके पास में, उसमें अटैच होकर कोई स्पाईवेयर आ गया। जैसे ही आपने ईमेल को ओपन किया और आपके में कंप्यूटर में स्पाईवेयर आ गया। स्पाईवेयर क्या करेगा, पूरी आपकी कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन को लेकर के थर्ड पार्टी को सेंड करेगा। ठीक है, ये जैसे स्पाई कैमरा होता है, पेन में कैमरा होता है, बटन में कैमरा होता है, ठीक है ना, कई कई सारी चीज़ें होती हैं ऐसे ही। तो स्पाईवेयर मतलब जो जासूसी करने वाला सॉफ्टवेयर होता है। ट्रोजन हॉर्स क्या होता है, आपके कंप्यूटर में हार्ड डिस्क पे इंस्टॉल हो जाता है। और स्पाईवेयर क्या होता है, थोड़े समय के लिए जानकारी लेता है आपकी। नेक्स्ट इसके बाद में हम बात करते हैं हैकिंग और क्रैकिंग के बारे में। ठीक है, डिटेल में हम आगे बात करेंगे, अभी जनरल बात करते हैं। हैकिंग में क्या होता है, नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर में चोरी करने की प्रक्रिया को हैकिंग कहते हैं। इस प्रक्रिया को करने वाला व्यक्ति को हैकर कहा जाता है। ठीक है, तो नेटवर्क में आपके कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। नेटवर्क का मतलब दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर या कोई भी यंत्र आपस में जुड़े हुए हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, नेटवर्क कहते हैं। जैसे हम 2-4 लोगों का एक ग्रुप है, हम कहते हैं हमारा ये नेटवर्क है। ठीक है, तो नेटवर्क का मतलब दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर अगर आपस में जुड़े हुए हैं तो उसे क्या बोलते हैं, नेटवर्क बोलते हैं। अब कंप्यूटर कोई भी जुड़ा हुआ है, उसमें क्या करना है, चोरी करना इलीगल वे में, तो उसे क्या कहा जाता है, हैकिंग कहते हैं। बिना परमिशन के उसके डेटा को चुराना, किसी कंप्यूटर में बिना अनुमति के उसके डेटा को एक्सेस करना, वो क्या कहलाता है, हैकिंग करना कहलाता है। और जो आदमी ये काम करता है उसे हम क्या बोलते हैं, हैकर कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए मेरा कंप्यूटर है, मेरी परमिशन के बिना कोई मेरे कंप्यूटर में से डेटा को एक्सेस कर रहा है, डेटा को चुरा रहा है, तो वो क्या हो गया, हैकिंग हो गया। और जो आदमी कर रहा है वो क्या है, हैकर है। अब हैकिंग जो है वो कई तरह की होती है। वाइट हैट हैकिंग होती है, ब्लैक हैट हैकिंग होती है, ब्लू हैट हैकिंग होती है, नेव यूजर्स होते हैं। ठीक है, कई तरह की होती है, आगे डिटेल में बात करेंगे। बट मेनली 2 तरह की हैकिंग होती है, ब्लैक हैट हैकिंग और वाइट हैट हैकिंग। तो वाइट हैट हैकिंग का मतलब होता है, हम कहते हैं सफ़ेद टोपी वाला हैकर। ब्लैक हैट हैकर का मतलब काली टोपी वाला हैकर। तो देखिए ब्लैक वर्ड जहाँ पे जुड़ गया, इसका मतलब अपराधी किस्म के काम होंगे, और वाइट का मतलब साफ सुथरा। तो ब्लैक हैट हैकर जो होता है वो अपराधी किस्म के काम करता है, मतलब हैकिंग का यूज़ करता है। वो किस काम के लिए, इलीगल यूज़ में लेता है उसको। ठीक है, और वाइट हैट हैकर जो होता है वो सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स को चेक करने के लिए या भले कामों के लिए हैकिंग करता है। अब भले कामों के लिए हैकिंग कैसे करते हैं, मान लीजिए मैंने कोई वेबसाइट बनाई और मैंने अपने मित्र से कहा कि भाई मेरी वेबसाइट को हैक करके देखो, इससे ये पता लगेगा कि मेरी सिक्योरिटी स्टैंडर्ड कितने हैं, जिससे आइडिया लग जाएगा कि कोई हैक कर सकता है या नहीं कर सकता है। ठीक है, चेक करने के लिए। या फिर मान लीजिए सरकार ने कहा कि भाई कहीं से कोई प्रॉब्लम आ रही है और आपको इस चीज़ को ऐसे ऐसे हैक करना है, तो सरकार के प्रशासन के कहने पे कहीं कोई हैकिंग की जा रही है, तो वो क्या है, वाइट हैट हैकर कहलाता है। ठीक है, इसका दूसरा नाम होता है इथिकल हैकिंग। इथिकल हैकिंग का मतलब क्या होता है, वाइट हैट हैकिंग, साफ सुथरी हैकिंग जो किसी भले काम के लिए की जा रही है। ब्लैक हैट हैकर का दूसरा नाम होता है क्रैकर। ये वर्ड जो दिया गया है क्रैकिंग, तो ब्लैक हैट हैकर का ही दूसरा नाम क्या होता है, क्रैकर होता है। ये सवाल भी पूछा गया है कि ब्लैक हैट हैकर को किस दूसरे नाम से जाना जाता है, तो ब्लैक हैट हैकर को किस दूसरे नाम से जाना जाता है, क्रैकर के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, किस नाम से जाना जाता है, क्रैकर के नाम से। तो ब्लैक हैट हैकर क्या करता है, डेटा डिस्ट्रॉय करता है, डेटा को डिलीट करता है, डेटा को मॉडिफाई करता है, चुराता है, तो अपराधी किस्म के काम करता है वो। ठीक है, आप कहीं भी अगर हैकिंग सीखने जाओगे तो आपको ये नहीं मिलेगा कि हमारे यहाँ पे ब्लैक हैट हैकिंग सिखाई जाती है, आपको केवल यही मिलेगा कि हमारे यहाँ पे एथिकल हैकिंग सिखाई जाती है, मतलब भले काम के लिए हैकिंग सिखाई जाती है। अब क्रैकर किसे कहते हैं, क्रैकिंग क्या होती है कि किसी भी प्रकार के सॉफ्टवेयर या उनके घटकों को तोड़ने की प्रक्रिया है, इसे हम क्या बोलते हैं, क्रैकिंग कहते हैं। क्रैकिंग का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको कोई सॉफ्टवेयर 30 दिन के ट्रायल वर्जन के लिए मिल रहा है और आपने क्या किया, जोड़ तोड़ जुगाड़ से उसकी पेज फाइल ले करके और उसको लाइफ टाइम के लिए आप उसको यूज़ कर रहे हो बिना लाइसेंस लिए, तो वो क्या होता है, क्रैक करना होता है उसको। ठीक है, तो ये काम कौन करता है, क्रैकर करता है। तो क्रैकिंग जो करता है वो कौन होता है, क्रैकर। और क्रैकर का ही दूसरा नाम होता है ब्लैक हैट हैकर। आप किसी के सॉफ्टवेयर को या किसी भी चीज़ को आप
ऐसे प्राप्त कर रहे हो बिना लाइसेंस के, इलीगल वे में प्राप्त कर रहे हो, तो वो क्या होता है, गलत ही होता है। ठीक है ना। तो क्रैकर का काम होता है कोई सॉफ्टवेयर है या उसके सॉफ्टवेयर का कोई पार्ट है, उसको बिना लाइसेंस के क्रैक करके यूज़ करना। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड होता है स्पूफिंग। स्पूफिंग का मतलब होता है कि अनाधिकृत डेटा को उसके अधिकृत उपयोगकर्ता की जानकारी के बिना एक्सेस करने की तकनीक को स्पूफिंग कहते हैं। मतलब आप किसी के डेटा को एक्सेस कर रहे हो, किसी की जानकारियों को आप क्या कर रहे हो, प्राप्त कर रहे हो, और उस आदमी के अधिकृत उपयोगकर्ता की जानकारी के बिना। ठीक है। जैसे आप मान लीजिए कंप्यूटर पर अपना पासवर्ड डाल रहे हो और ऊपर से कोई देख रहा है आपके पासवर्ड को, तो आपको जानकारी नहीं कि मेरा पासवर्ड कोई देख रहा है। ठीक है। आप टाइप करते जा रहे हो, आपको पता ही नहीं कि मेरा यूज़र नेम और पासवर्ड कोई देख रहा है, तो वो क्या कहलाता है, स्पूफिंग कहलाता है। ठीक है। बिना उस अधिकृत उपयोगकर्ता की जानकारी के आप उसके प्राइवेट डेटा को, उसको अनाधिकृत डेटा को आप उसको एक्सेस कर रहे हो। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में आता है फिशिंग। फिशिंग का मतलब क्या होता है, यूज़र को गुमराह करके किसी ट्रिक कंप्यूटर की संवेदनशील जानकारियों को प्राप्त करना फिशिंग कहलाता है। फिशिंग में क्या होता है, देखिए फिशिंग में क्या होता है कि एक मेल आपके पास में आती है। ठीक है। एक क्या आती है, मेल आती है। उसमें ये होता है कि आप करोड़ों रुपये जीत गए हो। ठीक है। ये कहा जाता है। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करते हो, इस लिंक पे, तो आपके पास में क्या आ जाता है, एक बैंक का एक पेज आ जाता है। जैसे मान लीजिए क्या है, पीएनबी बैंक का पेज खुल गया। ठीक है। आपके पास एक लिंक आई मेल के द्वारा कि आप हमारी लॉटरी से इतने इतने पैसे जीत गए हो। तो आप ये नहीं सोचते हो कि हमने इस जन्म में ऐसा कौन सा भला काम किया है कि घर बैठे हमें करोड़ों रुपए मिल रहे हैं। तो फिर यूज़र क्या सोचता है कि कुछ ना कुछ अच्छा पुण्य का काम हमने पिछले जन्म में किया होगा, तभी हमें इतने पैसे मिल रहे हैं। तुरंत वो क्या करते हैं, उस लिंक पे क्लिक करते हैं। लिंक पे क्लिक करते ही वो लिंक आपको सीधा ही बैंक की वेबसाइट पे ले जाता है। मतलब बैंक की वेबसाइट का पहला पेज खुल जाता है। अब आपको और ज़्यादा विश्वास हो जाता है कि अगर ये गलत होता तो बैंक की वेबसाइट क्यों खुल जाती। जबकि वो क्या करते हैं कि बैंक की वेबसाइट का पहला पेज कॉपी करके आपको लिंक बना के भेज देते हैं, जिससे यूज़र को थोड़ा सा आश्वस्त हो जाए यूज़र कि ये क्या है, लिंक गलत नहीं है। अब आपसे कहा जाता है कि ऑनलाइन अकाउंट का अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डालिए, तो आप क्या करते हो, तुरंत में यूज़र नेम और पासवर्ड अपना ऑनलाइन अकाउंट का डालते हैं। और जैसे ही डाल के देखते हैं तो वो बताता है कि इसमें कोई एरर है या कुछ भी है। तो आप सोचते हो या तो कैपिटल की जगह स्मॉल प्रेस हो गया होगा या कोई ना कोई दिक्कत होगी। तो 2-3 बार जैसे ही आप डालते हो, एक बार डालने पे ही, फर्स्ट टाइम जब आप डालते हो, तो वो यूज़र नेम और पासवर्ड जो बैंक के सर्वर के पास जाना चाहिए था, वो बैंक के सर्वर के पास ना जा करके किसके पास चला जाता है, उस आदमी के पास चला जाता है जिसने ये लिंक बना के आपको भेजी है। वो चेंज ये कर देता है कि जब भी हम यूज़र नेम और पासवर्ड डालते हैं बैंक की वेबसाइट पे, तो बैंक के सर्वर पे जाता है और वहाँ से डेटा आता है। वो ऐसे मॉडिफाई करता है कि लिंक बना के कि बैंक की वेबसाइट का पहला पेज बना के भेज दिया, और यूज़र नेम पासवर्ड में जो भी डाले वो बैंक के सर्वर पे ना जा करके उस आदमी के पास में आ जाए। ठीक है। तो जैसे ही वो उसके पास जाता है, तुरंत वो क्या करता है, आपके पैसे को अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेता है। और आपके पास में मैसेज आता है, योर अकाउंट हैज़ बीन डेबिटेड इतना इतना और बैलेंस इक्वल्स टू 0.0। तब आपको लगता है कि हम क्या है, फिशिंग के शिकार हो गए। फिशिंग का मतलब होता है, फिश का मतलब होता है मछली, तो फिशिंग का मतलब होता है दाना डालो मछली फंसाओ। ठीक है। तो यूज़र को गुमराह करके किसी ट्रिक द्वारा कंप्यूटर की संवेदनशील जानकारियों को प्राप्त करना। तो आपकी आईडी, पासवर्ड, ये यूज़र नेम प्राप्त कर लिए उसने, ट्रिक लगा दी कि ऐसे लिंक भेज दो, इसको इतने पैसे जीत गए हो। आप जैसे लिंक पे क्लिक करते हो और आपके पास में पेज ओपन होता है, जैसे यूज़र नेम पासवर्ड डालते हो, तुरंत आपका आईडी पासवर्ड उस आदमी के पास चला जाता है। ठीक है ना। इसलिए सलाह दी जाती है कि कभी भी लिंक पे क्लिक नहीं करें। तो ये ध्यान रखें, कभी भी कोई काम करना है तो आप सीधे ही बैंक की या कोई भी वेबसाइट को टाइप करके डालें, लिंक पे क्लिक करके कभी भी एक्सेस नहीं करें। ठीक है। या फिर बहुत ज़्यादा आश्वस्त हो तभी क्लिक करें। तो ये क्या कहलाता है, फिशिंग का कहलाता है। फिशिंग का मतलब क्या होता है, सोशल नेटवर्किंग की एक ऐसी टेक्निक है जिसमें यूज़र को गुमराह करके उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को उससे डाइवर्स कराया जाता, उगलवाया जाता है, उसकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन को उससे पता लगा के और उसका मिसयूज़ किया जाता है। तो इसे बोलते हैं फिशिंग कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में आता है रूट किट्स। रूट किट्स में क्या होता है, वे मालवेयर जिनके द्वारा बिना किसी की जानकारी किसी कंप्यूटर सिस्टम में एडमिनिस्ट्रेटिव स्तर की नियंत्रितता प्राप्त की जाती है।
मतलब ऐसे नुकसान पहुंचाने वाले सॉफ्टवेयर जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल का जो आपका कंट्रोलिंग पावर होती है उसको वो गेन करते हैं, मतलब उसको प्राप्त कर लेते हैं। एक तो होता है देखिए काम करना कंप्यूटर में, एक एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल होता है कंप्यूटर में, एक होता है गेस्ट, एक होता है एडमिनिस्ट्रेशन। तो गेस्ट लेवल पे जब हम काम करते हैं कंप्यूटर में तो हम छोटे मोटे वर्क कर सकते हैं, पर कंप्यूटर की रजिस्ट्री फाइल में चेंज करना है, कंप्यूटर की और बेसिक बहुत बार जो रजिस्ट्री होती हैं, रजिस्ट्री वगैरह होती हैं, कुछ भी आप ये मान लीजिए मेन जो चीज़ें होती हैं कंप्यूटर की उनमें चेंज नहीं कर सकता है गेस्ट अकाउंट पे काम करने पर। अब ये क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट की लेवल की कंट्रोलिंग ले लेते हैं अपने हाथ में, जो कंप्यूटर में कुछ भी चेंज कर सकता है। ठीक है, तो ये वो नुकसान पहुंचाने वाले सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर के एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की कंट्रोलिंग को प्राप्त कर लेते हैं। अब देखिए इसके बाद में ये जो सॉल्यूशन है उनसे हमें बचना है, समाधान तो हमारे पास में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं कि एक तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, डिजिटल सिग्नेचर, फायरवॉल, ये सारे हमारे पास में क्या होते हैं, ये बचने के लिए होते हैं। डिजिटल सर्टिफिकेट है, पासवर्ड है, कैप्चा है, इनका उपयोग करके हम इन सिक्योरिटी जो कंप्यूटर की सुरक्षा के जो खतरे हैं, थ्रेट्स हैं, उनसे बचा जा सकता है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का। तो कंप्यूटर सिस्टम को वायरस से बचाने के लिए एंटीवायरस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो कंप्यूटर सिस्टम को एंटीवायरस से कैसे बचाते हैं, जैसे आजकल चल रहा है आपका नॉर्टन का एंटीवायरस है, अवास्ट का है, कैस्पर स्काई है, एवीजे एंटीवायरस है, अवीरा है। इनमें से भी क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से एंटीवायरस नहीं है। ठीक है, तो 3 डाल दिए, नॉर्टन, अवास्ट, कैस्पर स्काई, और 1 डाल दिया विंडोज़। जिसका मतलब ये पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। तो आपको अब जो वर्तमान में चल रहे हैं या मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एंटीवायरस हैं उनकी नॉलेज होनी चाहिए कि कौन कौन से एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो वायरस को कंप्यूटर में आने से रोकता है। अगर वायरस किसी फाइल में आ गया है तो उसको वहाँ से स्कैन करेगा, स्कैन करने के बाद जब भी उसको वायरस मिल जाएगा तो उस वायरस को वो क्या करेगा, रिमूव करेगा, और फाइल आपको एज इट इज़ प्रीवियस कंडीशन में रिटर्न कर देगा। मतलब आपकी ए फाइल में अगर वायरस आ गया, ए फाइल को स्कैन करेगा, देखेगा वायरस है तो वायरस को रिमूव करेगा, उसको रिपेयर करेगा फाइल को, और एज इट इज़ प्रीवियस कंडीशन में आपको रिटर्न कर देगा। अगर आपने पहले से कंप्यूटर में एंटीवायरस डाला हुआ है तो अगर कोई भी चीज़ किसी भी तरीके से वायरस आता है तो आपको मैसेज देगा कि इस फाइल को आप यहाँ कंप्यूटर में मत डालिए, इसमें वायरस हो सकता है। ठीक है, तो वायरस को आने से रोकेगा, और या फिर अगर आ भी गया है तो उसको रिपेयर करके और फिर आपको फाइल को एज इट इज़ प्रीवियस कंडीशन में रिटर्न कर देता है। ठीक है, अब एंटीवायरस 2 तरीके के होते हैं, एक होता है लाइसेंस वाला, एक होता है विदाउट लाइसेंस वाला। एक तो होता है जो आप मार्केट से परचेज करके लाते हो, साल भर के लिए आपको क्या होता है वो मिलता है, साल भर के लिए मिलता है आपको, उसमें की वगैरह मिलती हैं। और एक वो होता है कि आप अपने किसी मित्र से ले आए पेन ड्राइव में कि भाई एंटीवायरस दे दो यार। ठीक है, बिना लाइसेंस वाला। अब देखिए बिना लाइसेंस वाला क्या करता है कि छोटे मोटे वायरस से तो लड़ सकता है, छोटे मोटे वायरस को रिपेयर कर सकता है, बट कोई सही ढंग का सा वायरस आ गया, ठीक है ना, तो उसको रिपेयर नहीं कर सकता। मोस्टली बिना लाइसेंस वाला जो आपका एंटीवायरस होता है वो क्या करता है, वो केवल फाइल को डिलीट कर सकता है। ठीक है, वायरस को रिमूव करने के लिए रिपेयर कम चांसेज होते हैं रिपेयर करने के। ठीक है, फाइल में अगर वायरस आ गया तो फाइल को डिलीट कर देगा, बता देगा इसमें फाइल में वायरस है, पर रिपेयर करने के चांसेस कम होते हैं। लाइसेंस वाला एंटीवायरस क्या होता है, किसी फाइल में अगर वायरस आ गया तो उसको रिपेयर करता है, रिपेयर करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब एंटीवायरस में भी क्या होता है, डिजिटल सिग्नेचर। इसके बाद में क्या होता है, देखिए डिजिटल सिग्नेचर है ना ये। अब देखिए मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि एंटीवायरस के पास ऐसा क्या होता है कि जिससे कि वो वायरस को पकड़ पाता है। तो एंटीवायरस के पास में क्या होता है, सिग्नेचर फाइल होती है। क्या होती है, सिग्नेचर फाइल, इसको बोलते हैं सिग्नेचर फाइल। ठीक है ना, ये एक फाइल सिग्नेचर फाइल एंटीवायरस के पास में होती है। इस सिग्नेचर फाइल में क्या होता है कि जितने भी प्रकार का वायरसों का डेटा होता है, वायरस की डेफिनेशन होती है। ठीक है, एंटीवायरस के पास में क्या होता है, सिग्नेचर फाइल होती है एक, तो इसमें जितने भी टाइप के वायरस होते हैं सबका क्या होता है, डेफिनेशन होती है। जब भी किसी ड्राइव को या किसी को स्कैन किया जाता है, जैसे सी ड्राइव है, इसको स्कैन करना है आपको, तो एंटीवायरस स्कैन करेगा, एक एक फाइल को अपनी सिग्नेचर फाइल से मिलाता है फिर।
जिसमें सारे वायरसों का डेफिनेशन दे रखी है। क्या ये फाइल सी ड्राइव की हमारी सिग्नेचर फाइल से मैच कर रही है? नहीं। फिर दूसरी फाइल उठाएगा, ये मैच कर रही है? नहीं कर रही। तीसरी फाइल उठाएगा, ये मैच कर रही है? ठीक है। तो सिग्नेचर फाइल में से कोई फाइल इस फाइल से मैच कर गई, इसका मतलब वो वायरस है। आप ये मानिए कि ये पूरा अपराधियों का डाटा है, ठीक है, और यहाँ पे कोई अपराधी, यहाँ पे क्या है, लोग घूम रहे हैं। अब आपको अपराधी पकड़ना, अपराधियों का डाटा इस पुलिस के पास में है। तो अब क्या करेंगे, एक व्यक्ति जिसका हुलिया हमारे इस रिकॉर्ड से मैच कर रहा है, नहीं। ये व्यक्ति इसका हमारे इस रिकॉर्ड से मैच कर रहा है, नहीं। ये व्यक्ति जो है इसका हमारे रिकॉर्ड से मैच कर रहा है, यस। तो इसका मतलब ये अपराधी, ये वाला अपराधी है, ठीक है। ऐसे करके कैच कर लिया जाता है उसको, ठीक है। ये और इसको एंटीवायरस को अपडेट क्यों करते हैं बार बार? अपडेट इसलिए करते हैं कि मान लीजिए कोई किसी इलाके में नए अपराधी आ गए तो उसका रिकॉर्ड जोड़ना पड़ेगा ना, तो नए वायरस डेफिनेशंस को ऐड करते हैं। आप पुराने वायरसों की डेफिनेशन लेके चल रहे हो, वायरस आ गए नए, तो इसलिए एंटीवायरस अपडेट करने का मतलब होता है कि समय समय पर नए नए जो वायरस आ रहे हैं उनकी डेफिनेशन भी हम अपनी सिग्नेचर फाइल में अपडेट करते जाएं, ठीक है। ये डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है? डिजिटल सिग्नेचर का मतलब होता है कि जिसे प्रेषित किए गए संदेश को प्रमाणित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कोई भी ऑनलाइन आपने मैसेज भेजा तो उसको प्रमाणित करना है कि ये मैसेज उसी जगह से, मूल सोर्स से इससे आया। जैसे मैंने अपने बच्चे से कहा, ठीक है, मैंने अपना बच्चा, और ये क्या है, सपोज कीजिए ये क्या है, बी, और ये क्या है, ए, ठीक है। अब ए जो है मेरा बच्चा है, बी जो है वो क्या है, कोई दुकानदार है। मैंने अपने बच्चे को कहा कि आप जाओ और इनसे 100 रुपये की चीज़ लेकर के आ जाओ, ठीक है। तो मैंने कागज़ पे लिख करके दे दिया कि 100 रुपये की चीज़ इनको दे दो। तो जैसे ही मेरा बच्चा जो है ए, वो बी दुकानदार के पास गया और कहा कि ये कागज़ लो, ठीक है। बच्चा पढ़ना नहीं जानता है, तो वो छोटा बच्चा है, तो वो लेके गया, मैंने लिख के दे दिया कि ये सामान दे दो। तो दुकानदार ने कहा बी ने कि भाई ये जो लिखा हुआ है ये मैं कैसे मान लूँ कि तुम्हारे पिताजी ने ही लिखा है? तो बच्चे ने पूछा फिर क्या करें? तो उन्होंने कहा कि नीचे उनके साइन करा के लाओ। तो फिर मैंने क्या किया, जो कुछ भी लिखा कि ये सामान दे दो, ये सामान दे दो, फिर उसके बाद में नीचे करके और यहाँ पे साइन कर दिए। अब ये जो संदेश था ये प्रमाणित हो गया कि ये संदेश इसी आदमी ने भेजा है। तो साइन करने से क्या हो जाता है, प्रमाणित हो जाता ना। कभी भी कोई ऑर्डर निकलता है तो हम क्या कहते हैं, इस पर तो सिग्नेचर ही नहीं है किसी के, तो ऑर्डर मान्य नहीं है, मतलब इसकी प्रमाणिकता नहीं है। जब नीचे साइन हो जाते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के या किसी सीएम के या मिनिस्टर्स के या किसी के भी, तब हम मानते हैं कि सिग्नेचर हो गए, इसका मतलब वो प्रमाणित है, ठीक है। तो ऑनलाइन सिग्नेचर किए जाते हैं, तो सिग्नेचर का डिजिटल रूप है, जिससे ये पता लग जाता है कि ये जो संदेश जा रहा है वो सही है और मूल सोर्स से ही किया गया है, मतलब झूठा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में होता है अनाधिकृत रूप से, ये होता है फायरवॉल। फायरवॉल का मतलब क्या होता है, अनाधिकृत रूप से नेटवर्क एक्सेस को रोकने का कार्य फायरवॉल द्वारा किया जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। फायरवॉल का मतलब क्या होता है, देखिए फायरवॉल का मतलब होता है कि हमारा जो कंप्यूटर है उस पर क्या होता है कि चारों तरफ एक सिक्योरिटी लेयर होती है। जैसे ये हमारा नेटवर्क है, ठीक है, और ये बाहर से कोई एक्सेस कर रहा है, ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है, तो ये हमारा नेटवर्क है। तो चारों तरफ इसके क्या है, एक सिक्योरिटी लेयर है। अब कोई भी आदमी हमारे नेटवर्क को एक्सेस करेगा तो फायरवॉल क्या करेगी, सुरक्षा करेगी। फायरवॉल का मतलब आग की दीवारें, तो इसके चारों तरफ क्या होगा, फायरवॉल होगी इसके चारों तरफ, ठीक है, हमारे नेटवर्क के चारों तरफ। फायरवॉल में क्या होता है, एक होती है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट होती है, ठीक है। क्या होती है, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट होती है कि कौन कौन लोग हमारे नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हैं। उस लिस्ट में ये उन लोगों की सूची होती है, ठीक है। ये कौन कौन से लोग हमारे नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हैं, उन लोगों की सूची किस में होती है, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट में होती है। तो जो लोग एक्सेस कंट्रोल लिस्ट में हैं वो हमारे नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हैं, और जो लोग इस लिस्ट में नहीं हैं वो हमारे नेटवर्क को एक्सेस नहीं कर सकते। मेरे घर में वही लोग आ सकते हैं जो मेरे घर वालों को मैंने बता रखा है कि ये लोग हमारे परिचित हैं, ये घर में प्रवेश दो, बाकी अदर को प्रवेश मत दो। दुकान पे सामान लेने अगर कोई जाता है तो अगर जिसका खाता चल रहा है उसको ही उधार मिलेगा, अनजान व्यक्ति को उधार नहीं मिलेगा। जो लिस्ट में है उसको एक्सेस कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता है, ठीक है ना। पुराने ज़माने में क्या होता था, जैसे कोई साधु महाराज होते थे, तपस्या कर रहे हैं, तो वो क्या करते थे, ओम फट स्वाहा ऐसे करके, और यहाँ पे क्या करते थे कि अपने चारों तरफ आग की दीवारें यहाँ पे कर देते थे, ठीक है।
अब उससे क्या होता था कि जंगली जानवर उनको परेशान नहीं कर सकते थे, भूत प्रेत कोई आ गया तो वो उनको परेशान नहीं कर सकता। तो एक सिक्योरिटी लेयर उनके चारों तरफ बन गई। जेल वगैरह होती है, उनमें क्या होता है, करंट वरंट ऐसे लगा देते हैं लोग, घरों के चारों तरफ शीशे वीसे लगा देते हैं, जिससे सिक्योरिटी लेयर बन गई कि अनाधिकृत लोग उसमें प्रवेश नहीं कर सकते। अधिकृत लोगों को आना है तो वो क्या है, केवल गेट से आ सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए होता है। तो दो प्रकार की होती है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर फायरवॉल जो होती है वो राउटर में होती है, और सॉफ्टवेयर फायरवॉल जो है वो विंडोज़ में होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम में होती है। हार्डवेयर फायरवॉल को एक्सटर्नल फायरवॉल भी कहा जाता है, और सॉफ्टवेयर फायरवॉल को इंटरनल फायरवॉल भी कहा जाता है। नेक्स्ट इसके बाद में आता है डिजिटल सर्टिफिकेट। तो डिजिटल सर्टिफिकेट का मतलब होता है, डिजिटल सर्टिफिकेट सिक्योरिटी उद्देश्यों के लिए इलेक्ट्रॉनिक संदेशों में प्रयुक्त होने वाली कॉपी है। ठीक है, तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक मैसेज हम भेजते हैं तो उसमें एक सर्टिफिकेट भेजते हैं कि ये किसने भेजा है मैसेज, और किसने इसको भेजा है, क्या क्या इसमें जानकारी है। तो एक सर्टिफाइड कॉपी भेजते हैं कि संदेश सही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिजिटल सर्टिफिकेट। अगर डिजिटल सर्टिफिकेट नहीं है तो इसका मतलब हमारी फायरवॉल क्या कर देती हैं, उसको ब्लॉक कर देती हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में आता है पासवर्ड। पासवर्ड का मतलब गोपनीय शब्द या कैरेक्टर की एक स्ट्रिंग है जिसे उपयोगकर्ता को प्रमाणित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो अगर पासवर्ड सही है तो आगे काम होगा, अगर पासवर्ड इनवैलिड है तो आगे कोई भी जानकारी नहीं मिलेगी। तो एक गोपनीय शब्दों का एक स्ट्रिंग का मतलब होता है कैरेक्टर्स का ग्रुप, अक्षरों का एक जो समूह होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग बोलते हैं। कैरेक्टर्स मतलब अक्षरों का समूह जो होता है, दो या दो से ज़्यादा अक्षरों को हम मिला के क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा गोपनीय शब्द होता है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, प्रमाणित करते हैं कि उपयोगकर्ता सही है या नहीं है। अगर सही उपयोगकर्ता है तो उसको पासवर्ड पता होगा, अगर उपयोगकर्ता सही नहीं है तो इसको मतलब उसका पासवर्ड गलत होगा। नेक्स्ट इसके बाद में आजकल आप देखते हो कि कैप्चा कोड हम डालते हैं। हम क्या करते हैं, पहले क्या करते थे हम कि केवल ईमेल आईडी या कुछ भी अगर हम ओपन कर रहे हैं तो वहाँ डालते थे मेल यूज़र नेम और यहाँ पे पासवर्ड। अब आजकल क्या डालते हैं, इस तरीके से डालते हैं A5, ठीक है, 6Z, ऐसे एक कोड नंबर और डालते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कैप्चा बोलते हैं। तो पहला ही सवाल ये पूछा जाता है कि कैप्चा का फुल फॉर्म क्या होता है। तो कैप्चा का फुल फॉर्म होता है कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर एंड ह्यूमन अपार्ट। ठीक है, कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर एंड ह्यूमन अपार्ट। अब इस कोड को क्यों डालते हैं, आजकल हम ईमेल आईडी पासवर्ड जब हम डालते हैं तो कोड क्यों डालते हैं, कैप्चा कोड। इस कोड से ये पहचान की जाती है कि जो भी काम करने वाला इंसान है, डेटा एंट्री जो भी कर रहा है वो इंसान है या रोबोट है। ठीक है, वो क्या है, इंसान है या रोबोट है, ये चेक किया जाता है इससे। अब इंसान है या रोबोट है ये चेक क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है। देखिए, ये वाला जो कोड होता है हर बार नया कोड आता है, रैंडमली जनरेट होता है। तो इस कोड को अगर कोई डाल देता है तो इसका मतलब ये पता लग जाता है कि वो इंसान है। रोबोट कभी भी अपना खुद का दिमाग नहीं लगाते हैं, अभी रिसर्च चल रही है बट इतने ज़्यादा नहीं हुए हैं अभी एडवांस। तो अगर ये रैंडमली जनरेटेड कोड होता है तो इसको इंसान ही डाल सकता है। तो इस कोड को अगर किसी ने डाल दिया तो इसका मतलब ये कंफर्म हो जाता है कि जो डेटा एंट्री कर रहा है वो क्या है, कोई मानव है, इंसान है, रोबोट नहीं है। रोबोट को तो बस सिखा दिया जाता है, फिक्स कोडों को डालता है, ये रैंडमली जनरेटेड नए नए कोडों को ये नहीं डाल सकता। तो इस कोड को अगर कोई डालता है तो उससे पता लग जाता है कि इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, हर बार नया कोड जनरेट होता है, तो इसका मतलब ये इंसान ही एंट्री कर रहा है। ठीक है ना, रोबोट क्या होता है, फिक्स कोड को डालता है। तो अब ये हमें पता लग गया कि मानव है और ये रोबोट है। अब ये ऐसा क्यों करते हैं, क्यों पता लगाते हैं कि जो काम कर रहे हैं वो इंसान है या रोबोट है। वो इसलिए करते हैं कि लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, कोई वेबसाइट बनाई, अब आपका कोई क्या है, एनिमी है, वो आपकी वेबसाइट पे इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट भेजेगा। ठीक है, इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट भेजता है, किसी रोबोट को बिठा के इतनी फेक रिक्वेस्ट आपके पे भेजता रहता है यहाँ पे, जिससे आपका सर्वर क्या हो जाए, डाउन हो जाए। रोबोट कभी थकता नहीं है। यहाँ पे मान लीजिए कोई रोबोट बिठा दिया और उससे कहा कि इसके सर्वर पे इस पर रिक्वेस्ट भेजते जाओ, आप तो फटाफट फटाफट एंट्री करते जाओ, इतना ओवरलोड बढ़े कि ये क्या है, काम ही नहीं करे। ठीक है, तो इसलिए चेक किया जाता है कि जो काम करने वाला है वो रोबोट है या वो इंसान है। ठीक है, मान लीजिए आरपीएससी का कोई सर्वर है, अब उसकी कैपेसिटी कितनी है, 50,000 लोग एक साथ उस पर काम कर सकते हैं। ठीक है,
और एक साथ रिक्वेस्ट कितनी आ गई उस पर, 1 लाख की आ गई, ठीक है, कि 1 लाख लोगों ने एक साथ उस पर रिक्वेस्ट भेज दी, तो वो सर्वर क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, सर्विस देने से मना कर देगा। तो उसे हम कहते हैं डिनाइल ऑफ सर्विस अटेम्प्ट।